हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका प्रिपरेशन अड्डा में स्वागत है। और आज मैं एक फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूं, फिजिक्स ल्यूसेंट के साथ। ल्यूसेंट की फिजिक्स चल रही है, चैप्टर नंबर 6 पिल 1। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं दोस्तों इसमें सिर्फ हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है, वही पॉइंट डिस्कस करेंगे। और पिल 1 ये तो जनरलाइज टॉपिक है, आपको पता ही होगा पिल 1 के बारे में। और इसके सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे पिल 1 क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से वर्किंग रहती है, क्या इसके एग्जांपल्स है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। दोस्तों हम सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के हिसाब से ही इसमें सिर्फ टॉपिक छांटेंगे और अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट डाउन भी करते चलेंगे। पिल 1 दोस्तों हमारे सामने बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जाम्पल हैं कि हम पानी के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स को तैरता हुआ देखते हैं। जैसे कि आप अगर प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर डिप कराएंगे या पानी के अंदर डिप कराएंगे तो वो पानी के अंदर डिप होने के बाद ऊपर को आ जाता है। ऐसा क्या हुआ उस ऑब्जेक्ट के साथ, वो पानी के ऊपर आ गया। अगर मैं लकड़ी का ऑब्जेक्ट भी लूं, उसको पानी के अंदर डिप करूं, तब भी वो पानी के ऊपर आ जाता है। ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसको ऊपर लेकर आ रहा है। बड़े बड़े शिप्स पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, तरह तरह के ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ऐसा क्यों है कि वो पानी के ऊपर तैरते हैं, डूबते क्यों नहीं है। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो क्या रीजन है कि पानी के अंदर ऑब्जेक्ट डूब भी जाते हैं और पानी के अंदर ऑब्जेक्ट तैरते भी हैं, और पानी के ऊपर भी तैरते हैं, अंदर भी तैरते हैं, दोनों ही बातें ठीक है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ पिल 1 क्या है। इसको बोयेंसी फोर्स बोलते हैं या बोयेंट फोर्स बोलते हैं। फोर्स ऑफ बोयेंसी मतलब उत्प्लावक बल। दोस्तों ये फोर्स ही होता है, सबसे बड़ा रीजन है, ये हर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने डेंसिटी से कम वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता है। जैसे कि मैं लकड़ी का जिक्र करा, लकड़ी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी या फिर लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है। अगर मैं वाटर लेकर चलूं जनरलाइज फॉर्म में, तो वाटर की डेंसिटी से तुम्हारी वुड की डेंसिटी कम होती है। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा और लकड़ी की डेंसिटी कम। और ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमें पता भी है कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है मतलब उतना ही भारी होता है और वो नीचे ही जाता है, और हल्का वाला ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आता है। तो लकड़ी की डेंसिटी कम है इसलिए लकड़ी ऊपर को आ रही है, लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स या लिक्विड फोर्स लगा रहा है लकड़ी पर, वो फोर्स ही बोयेंसी फोर्स होगा। उसी फोर्स को ही बोयेंसी फोर्स बोलते हैं। और ये हर लिक्विड की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, कुछ तेजी से ऊपर को फेंक देते हैं, कुछ हल्के हल्के ऊपर को फेंकते हैं। अच्छा एक बात और कि बोयेंसी फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है। मैंने आपको एक बात बीच में बोलता चला गया कि डेंसिटी पर निर्भर करता है। डेंसिटी का जिक्र किया मैंने, डेंसिटी पर निर्भर करता है। अगर लिक्विड की डेंसिटी के बराबर डेंसिटी का कोई ऑब्जेक्ट अगर आप पानी के ऊपर डालते हैं तो पानी के अंदर डूबता हुआ तैरता है। क्यों तैर रहा है, ऐसा क्यों घटना हो रही है, क्योंकि दोनों की डेंसिटी इक्वल ही है, तो इक्वल अमाउंट का उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। लेकिन अगर मेरे पास कम डेंसिटी का कोई ऑब्जेक्ट है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है और कोई ऑब्जेक्ट जो अन्य ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कम है, देन ये ऑब्जेक्ट अगर मैं उस लिक्विड के ऊपर डिप कर दूं तो ये लिक्विड के अंदर तैरेगा नहीं, अंदर नहीं तैरेगा, ऊपर तैरेगा सरफेस के ऊपर। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो ऑब्वियस है वो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डूब जाएगा। अगर मैं ऐसा कहूं, एक दूसरे व्यू में कहूं कि वो पानी उस लिक्विड के ऊपर आ जाएगा, मतलब पानी उस लिक्विड कहो या फिर ऑब्जेक्ट कहो, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा जिसकी डेंसिटी भारी है लिक्विड से। अगर मैं दो लिक्विड की बात करूं, एक लिक्विड ये है, एक लिक्विड ये है, दूसरा लिक्विड ये है, तो ऊपर वाला लिक्विड तभी ऊपर रहेगा जब उसकी डेंसिटी नीचे वाले से कम हो, और ऊपर वाला अगर भारी है, डेंसिटी ज्यादा, तो वो नीचे आ जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर जो ऑयल्स होते हैं वो तैरते हैं। ऑयल की एक फिल्म दिखाई देती है, तेल की एक बूंद भी डाल दोगे पानी के ऊपर तो फैल जाती है और दिखाई देती है ऊपर तैरते हुए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि तेल जितने भी ऑयल्स होते हैं ज़्यादातर उनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए ऊपर होते हैं। ऐसा ही और ऑब्जेक्ट के साथ है, ऐसा ही और मटेरियल के साथ है। डेंसिटी पर निर्भर करता है सबसे ज़्यादा ये फोर्स, उत्प्लावक फोर्स या उत्प्लवन फोर्स या फिर बोयेंसी फोर्स, ये आपकी डेंसिटी पर भी निर्भर करता है। जो ऑब्जेक्ट आप डिप करने के लिए जा रहे हो उसकी डेंसिटी पर निर्भर करता है, साथ में उसकी आयतन पर भी निर्भर करता है। आयतन मतलब जो उसका शेप, जिस शेप की मतलब आयतन, जो जिस आयतन का भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो सबका अपना अपना अलग आयतन होता है। जैसे कि बॉल है, अगर सॉलिड बॉल है तो उसका आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। इस तरह से मेरे पास क्यूब है, उसका आयतन होता है a क्यूब। ये सब आयतन पर है। तो आयतन और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। दोनों बातों पर ही उत्प्लावक फोर्स मतलब बुयेंसी फोर्स डिपेंड करता है। और मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी हैं उत्प्लावक फोर्स की। एक क्वेश्चन सबसे अच्छा यहां से ये बनेगा कि बुयेंसी फोर्स का अध्ययन या फिर इसका सिद्धांत किसने दिया? वो थे आर्किमिडीज। उन्होंने क्या कहा था? उनका सिद्धांत था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से, आंशिक मतलब थोड़ी सी, डुबोई जाती है तो उसके भार में आई कमी का आभास होता है। भार में ये आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल यह है कि अब किसी भी ऑब्जेक्ट को, भारी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी के अंदर ले जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ऑब्जेक्ट बहुत हल्का हो गया। ऐसे फील करोगे आप, अपने आप से कहोगे कि ये ऑब्जेक्ट बहुत हल्का क्यों लग रहा है मुझे। वो इसलिए लग रहा है कि क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर एक ऊपर को फोर्स लग रहा होगा जिसको बुयेंसी फोर्स बोलते हैं, और उस ऑब्जेक्ट ने कुछ वाटर भी हटाया होगा। अब वो वाटर कितना हटाया होगा? जितना उसका द्रव्यमान होगा, जितना उसका भार होगा, अपने भार के बराबर उसने वाटर हटाया। अब जितना डूबा हुआ है, मान के चलना है ऑब्जेक्ट आधा डूबा हुआ है, तो इसका मतलब ये है जितना उसका आधे का भार है, वेट है, इतना ही उसने वाटर डिस्प्लेस किया है। डिस्प्लेस मतलब हटाया है। ओबियस है अब उसके भार में आपको कमी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आधा भार तो वैसे निकल चुका, बचा आधा भार। उस भार में आपको कमी फील होगी, और वो कमी उस ऑब्जेक्ट द्वारा हटाए गए भार के बराबर होगी। यही आर्किमिडीज साहब ने कहा था। और बुयेंसी के नियम क्या है ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बुयेंसी का नियम क्या है? संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। अगर संतुलित की अवस्था में है तो अपने ही भार के बराबर द्रव को विस्थापित करेगी। दूसरा था ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। मतलब ये इस तरह से बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये लिक्विड है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट तैर रहा है और गुरुत्व केंद्र ये है नीचे को ऐसे, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र मतलब ये, और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र, मान के चलना ये हटाया गया द्रव, इतना नीचे का ये वाला पोर्शन हटा दिया गया, इसका गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए, जो कि हमको दिख रहे हैं। ये भी और ये भी एक ही लाइन में है, दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए। ये पिलवन का नियम दूसरा था। डेंसिटी का हम जिक्र कर रहे हैं। डेंसिटी होती क्या है ये हमको पता है। द्रव्यमान अपॉन आयतन को ही हम डेंसिटी बोलते हैं, जिसका मात्रा किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब को ध्यान में रखना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी किसको बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी बोले तो वस्तु का घनत्व, जो कि ओबीएस है, हमारा निकला हुआ है द्रव्यमान अपॉन आयतन से, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह स्टैंडर्ड लिया गया है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों लिया गया और पानी का घनत्व? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों पानी लगातार सुखड़ता है। जब पानी को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करना स्टार्ट करोगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगातार पानी सुखड़ेगा
और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वो मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, मतलब ज्यादातर सुकड़ चुका होगा वाटर। जब वाटर सुकड़ चुका है तो इसका मतलब ये हो गया है कि यूनिट एरिया में मास ज्यादा आ जाएगा। सुकड़ना मतलब मास ज्यादा आना, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ जाना। इसका मतलब ये हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व ज्यादा हो गया, लेकिन इस कंडीशन में पानी सुकड़ चुका है तो आयतन सबसे कम होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन क्या होता है? आयतन सबसे कम, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। और आपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी, मतलब जो 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 नेचुरल डेंसिटी है वस्तु की वो, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो डेंसिटी रहता है उससे डिवाइड कर दीजिए, ये रिलेटिव डेंसिटी निकल कर आ जाएगा। दोस्तों, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर इस तरह से डिप करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको डिप करेंगे, जब ऊपर होगा बिल्कुल तैरता हुआ, इस पर बुएंसी फोर्स बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको अंदर को धक्का दूंगा वैसे 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 वैसे, मतलब इसकी नई पोजीशन ये मान लीजिए, बुएंसी फोर्स बढ़ जाएगा। मैंने और धक्का दिया, बुएंसी फोर्स और बढ़ेगा, और बुएंसी फोर्स ऊपर को लगने की कोशिश करेगा, ऊपर को लगाएगा। जैसे जैसे और बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे और फोर्स बढ़ेगा। जब ये ऑब्जेक्ट पूरा डिप हो जाएगा वाटर के अंदर, उस वक्त इस पर सबसे ज्यादा बुएंसी फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि अब पूरे ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, और सबसे ज्यादा लग रहा होगा बुएंसी फोर्स जब वस्तु पूरी डूब जाती है। ये आपको याद रखना है। रिलेटिव डेंसिटी को हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं, और ह्यूमिडिटी जो होती है, मतलब नर्मदा या ह्यूमिडिटी, उसको हाइग्रोमीटर से करते हैं, और आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से। हाइड्रो और हाइग्रो, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। हाइग्रोमीटर ये ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए काम में आता है, और रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है हाइड्रोमीटर। इससे पहले हमने एक मेजरिंग यूनिट और पढ़ी थी जिसका नाम था बैरोमीटर, वो प्रेशर मेजर करता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, तैरना, समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? इसकी वजह है सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होना मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुगड़ जाता है तो घनत्व ज्यादा हो जाएगा उसका, और उसके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज भी पड़ी हुई होती हैं, सॉल्ट वगैरह होते हैं, इसलिए समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है और उसमें तैरना भी आसान रहता है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसका लगभग 1/10वां हिस्सा ऊपर दिखाई देता है। 10 हिस्सों में सिर्फ 1 हिस्सा उसका ऊपर दिखाई देता है, बाकी 9 पार्ट उसके पानी के अंदर दिखाई देते हैं। पानी के अंदर होते हैं, दिखाई तो आपको कैमरे के थ्रू देंगे। अगर आप नीचे आकर देखोगे तो आपको बेशक 9 हिस्से आपको पानी के अंदर दिखाई दे जाएंगे उसी ऑब्जेक्ट के। ऊपर देखने में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ इतना बड़ा होगा, लेकिन नीचे से बहुत बड़ा होता है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, इस नहीं पे ध्यान दीजिएगा, पहले के समान ही रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बर्फ को डिप करोगे पानी के अंदर तो स्टार्टिंग में बर्फ अपने ही वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगी, मतलब द्रव हटा देगी। जब अपने ही वेट के बराबर उसने द्रव हटा दिया तो अब पूरी बर्फ पिघल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो बढ़ना था, जो घटना था वो हो गया। अपने ही द्रव्यमान के बराबर उसने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। दूध की शुद्धता दुग्धमापी, जिसको लैक्टोमीटर बोलते हैं, उससे मेजर की जाती है। लैक्टोमीटर ये दोस्तों चौथी हो गई है हमारी, चौथी 5वीं यूनिट जिससे मेजरिंग डिवाइस बोलते हैं। दुग्धमापी मतलब लैक्टोमीटर हो गया, दुग्धमापी
बैरोमीटर हो गया प्रेशर मेजर करने के लिए, हाइग्रोमीटर मतलब ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए, और हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए। इतनी सारी चीजें, इतने सारे हमने मेजरिंग डिवाइस याद कर लिए। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है मेटर सेंटर। दोस्तों ये एक ऐसा सेंटर होता है, अगर ये गुरुत्व केंद्र से नहीं जाता है, इसकी लाइन गुरुत्व केंद्र से पास नहीं होती है, तो पानी के अंदर रखा ऑब्जेक्ट भी डुक डुक करता रहता है, मतलब वो अपनी परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग रोटेट होता रहता है। आप ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई वाटर है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ये रखा है और ये इस तरह से हो जाए तिरछा। दोस्तों ये रोटेट करता रहेगा इस परपेंडिकुलर। मान के चल रहे हैं कि इसका गुरुत्व केंद्र जी यहाँ पर है, इस पर बोयेंसी फोर्स यहाँ लग रहा होगा, बोयेंसी फोर्स। इस टाइम ये स्टेबल कंडीशन में है, लेकिन ये दूसरा वाला जो है बी, ये अनस्टेबल कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा झुका हुआ है, इसका बोयेंसी फोर्स कहीं यहाँ लग रहा होगा, लेकिन गुरुत्व केंद्र तो इसका यही होगा जी। इस कंडीशन में जो गुरुत्व केंद्र से लाइन निकल के जा रही है ये, और बोयेंसी फोर्स की लाइन ये, दोनों जहां पर मीट करते हैं इसे मेटर सेंटर बोलते हैं। और इस सेंटर के अलोंग अनस्टेबल ऑब्जेक्ट रोटेट करते रहते हैं पानी के अंदर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। लेकिन ये कंडीशन जो स्टेबल है, क्यों? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली लाइन बोयेंसी फोर्स से होकर जा रही है, इसलिए स्टेबल कंडीशन है। और वो यहाँ कह भी रखा, तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? सबसे पहली शर्त यह है कि उसका मेटर सेंटर गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। मेटर सेंटर मतलब यहाँ जहां पर दोनों काट रही हैं एक दूसरे को, गुरुत्व केंद्र से ऊपर होना चाहिए, मतलब यहाँ होना चाहिए स्टेबल के लिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात बोयेंसी फोर्स का सेंटर दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए, जो कि है। तो ये हमारे स्टेबल की कंडीशन है, किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर स्टेबल पोजीशन बनाए रखता है। अगर ये शर्तें फॉलो नहीं करता है या फिर बोयेंसी फोर्स थोड़ा इस तरह से हो जाता है, तो ये अनस्टेबल की कंडीशन है, ये स्टेबल की कंडीशन है। दोस्तों ये था बोयेंसी फोर्स के ऊपर पूरा मतलब उत्प्लावन का हमने चैप्टर आज समाप्त कर दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक इसको 2-3 बार और देखें और शेयर करें, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें फिजिक्स को। थैंक यू सो मच।